6 सितंबर 1965 भारतीय सेना सीमा पार कर लाहौर और सियालकोट तक घुस चुकी थी। भारत की ये कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में घुसपैठ का परिणाम थी। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर छीनने के लिए निकला था, उसकी हालत कुछ ही दिनों में लाहौर तक गंवाने की हो चुकी थी। कश्मीर की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ और राजस्थान के चिलचिलाती रेगिस्तानों तक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 1.5 महीने तक जबरदस्त लड़ाई जारी रही। एक तरफ भारत था जो 3 साल पहले ही 1962 में चाइना से जंग हार चुका था, तो दूसरी ओर पाकिस्तान था जो अमेरिका से एडवांस वेपन्स खरीदकर हवा में था और 17 सालों से कश्मीर छीनने के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए बेचैन था। पाकिस्तान द्वारा थोपे गए इस भीषण युद्ध में पाकिस्तान के पास भारत से कहीं ज्यादा बेहतर हथियार और लड़ाकू विमान थे, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी बेहतर रणनीति, अदम्य साहस और मजबूत इरादों से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय तिरंगे को झुकने नहीं दिया था। भारतीय सेना में ये जज्बा प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भरा था, जिन्होंने बीच युद्ध में देश को संबोधित करते हुए कहा था, तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। भारतीय सेना ने न केवल भारतीय सीमाओं में घुस आए पाकिस्तान को जोरदार टक्कर दी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना ने 2 तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए कुछ ही दिनों में उसके कई जरूरी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनमें स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट बुर्की विलेज भी शामिल था, जिसे कब्जे में लेकर इंडियन आर्मी ने जीत के प्रतीक के रूप में वहां के पुलिस स्टेशन के ऊपर इंडियन फ्लैग को फहरा दिया था, जहां से लाहौर का फासला केवल 14 किलोमीटर का ही रह गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाने वाला भारत आखिर कैसे पाकिस्तान में घुसकर उसके इलाकों को अपने कब्जे में लेने लगा था। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर 1965 का ये युद्ध हुआ ही क्यों था, और आखिर इस वॉर में अपर हैंड होने के बावजूद भारत क्यों सीज फायर के लिए राजी हो गया था। Several thousand Pakistani soldiers, fully armed but clad in civilian clothes, crossed into Jammu and Kashmir. In this area, in 1965. Hello, 6-5 for all stations 3. Target uniform 1-1-5-3. Many battles were fought. 9-3 Roger. Uniform target. Many lives were lost. अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी के लिए बंटवारे का दंश झेलना पड़ा था। मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग के कारण जहां पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो वही उस समय अंग्रेजों ने देश में मौजूद सभी प्रिंसली स्टेट्स को उनकी सुविधा के हिसाब से दोनों देश में से किसी एक को चुनने या फिर इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दे दिया था। ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट की पेशकश कर जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए उतावला था, जिसके लिए उसने पहले राजा हरि सिंह को डराया धमकाया। फिर भी बात नहीं बनी तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबायली लड़ाकों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। हजारों की तादाद में मासूम लोग मारे जाने लगे, सड़कें खून से रंग दी गई। ऐसे में बचने का कोई मौका न देख हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत मदद के लिए अपनी सेना को जम्मू एंड कश्मीर तभी भेज सकता था जब वो ऑफिशियली इंडिया का पार्ट होता। इसलिए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर में घुसकर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने लगी, लेकिन तब भी कश्मीर का काफी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। ऐसे में इसे जल्दी सुलझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू द्वारा इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में ले जाने से यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित कर दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल तय करते हुए 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर डिक्लेयर कर दिया।
जिसके बाद भारत के पास जम्मू और कश्मीर का 2/3 हिस्सा ही रह सका, जबकि बाकी बचे 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के नाम से जाना जाता है। इस कब्जे के बाद भी पाकिस्तान की ओर से रह रहकर कश्मीर में उकसावे भरे घुसपैठ किए जाते रहे। इधर 1960 तक चाइना भारत के अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम कर धीरे धीरे अपनी सेना को भारतीय सीमा के पास मोबिलाइज करने लगा था, जिसके 2 साल बाद ही 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर भारतीय सीमा में घुस आई, जिससे दोनों देशों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। इंडियन आर्मी काफी बहादुरी से लड़ी, लेकिन इस वॉर में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारतीय सेना ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। वॉरफेयर टैक्टिक्स और प्लानिंग बदली जा रही थी और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा न्यू और एडवांस वेपन्स को खरीदने के लिए बाहरी देशों का रुख किया जा रहा था। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सोच विचार में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के बीच साउथ एशिया के देशों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा ना बनते हुए न्यूट्रल रहने का फैसला किया, लेकिन मिलिट्री इक्विपमेंट की डील सोवियत यूनियन से की। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी, जिसका फायदा सीधे सीधे पाकिस्तान उठाना चाहता था। उस समय तक सोवियत एशिया के कई हिस्सों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा चुका था। ऐसे में अमेरिका की नजर ऐसे देशों पर थी जहां वो अपनी पकड़ बनाकर एशिया में बढ़ते सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। ऐसे में अमेरिका को साउथ एशिया में पाकिस्तान सबसे फायदे का देश लगा, इसलिए दोनों देशों के बीच जल्द ही मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो गई। इस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड देने लगा, जिससे पाकिस्तान की आर्मी के पास काफी एडवांस वेपन्स हो गए थे, जो उस समय इंडियन आर्मी के वेपन से काफी बेहतर थे। अमेरिका से सप्लाई होने वाले हथियारों में पैटर्न टैंक्स, F-86 सेबर और F-104 स्टार फाइटर जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। अपनी इस बढ़ती ताकत से पाकिस्तान को पंख लग गए थे और वो फिर से कश्मीर को पाने का ख्वाब देखने लगा था। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो 1958 में मिलिट्री कू करके सत्ता पर काबिज हुए थे। तभी से पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिस कारण सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इस ज्यादती से पाकिस्तान की जनता में अयूब खान के खिलाफ गुस्सा था, इसलिए वो कश्मीर पर हमला कर जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे। सबसे पहले 1964 में पाकिस्तान में कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी बनाई गई, जिसका काम पूरी दुनिया के सामने कश्मीर की इमेज को एक पीड़ित राज्य के रूप में दिखाना था। इस कमेटी ने पूरी दुनिया में ये झूठ फैलाने की कोशिश की कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर वहां की जनता पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती है। पाकिस्तान ने इस अभियान में फॉरेन जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट्स को भी शामिल किया, ताकि कश्मीर के विषय पर एक तरफा भावनात्मक कहानी गढ़कर पाकिस्तान के पक्ष में जनमत तैयार किया जा सके। इसके बाद वहां पाकिस्तानी घुसपैठियों ने लोकल लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत के उससे रिश्ते फिर से खराब होने लगे थे। दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों के बीच 27 मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, जिनके बाद बेहद सादगी और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिया की ये सिचुएशन पाकिस्तान को एक मौके के रूप में दिखाई दी। अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री को एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आंकते थे, इसलिए उन्होंने शास्त्री जी के पीएम बनने के कुछ महीने बाद ही 1965 के शुरुआती महीने में गुजरात की सीमा के पास एक 18 मील लंबी सड़क बना दी, जो भारत के रण ऑफ कच्छ में कई जगह करीब 1.5 मील अंदर तक जाती थी। अपने बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान द्वारा सड़क बनाने का भारत ने जब विरोध किया, तो पाकिस्तान ने यहाँ इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ा दी। इसके बाद भारत ने यहाँ नजर रखने के लिए मार्च 1965 में सरदार चौकी बना दी, जिससे पाकिस्तान ने गुस्से से बौखलाकर 9 अप्रैल 1965 को रण ऑफ कच्छ पर अपना क्लेम करते हुए यहाँ ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी रण ऑफ कच्छ में घुसकर शालीमार चौकी, सरदार चौकी और जंगल चौकी पर आक्रामक हमले करने लगी। अचानक से हुए इस हमले में भारत को शालीमार चौकी पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सरदार चौकी पर भारत के CRPF के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को जोरदार टक्कर दी।
उस समय भारत पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहा था। बारिश न होने की वजह से देश में भयंकर सूखे की स्थिति थी। एक साथ आई इन समस्याओं का शास्त्री जी ने डट कर मुकाबला किया और उनके आदेश पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना जारी रखा। ये युद्ध करीब 3 महीने तक चलता रहा। दोनों देशों के बीच युद्ध न रुकता देख ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन ने मीडिएशन